Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अरब इन्वेजन से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अरबों की शासन व्यवस्था और भारत में अरबों की असफलता के कारण और अरब आक्रमण का प्रभाव, अरबों और तुर्कों का हिंदू अफगानिस्तान पर आक्रमण और विजय इत्यादि से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो आइए कक्षा का प्रारंभ करते हुए हम लोग देखते हैं कि अरबों की शासन व्यवस्था कैसी रही भारत में। सिंध में अरबों का शासन एक फौजी जागीर की भांति रहा। अरबों में शासन की रचनात्मक बुद्धि का अभाव था। वे शासन में किसी ठोस व्यवस्था का निर्माण न कर सके। सिंध को विभिन्न भागों में बांटकर सैनिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो शक्ति के आधार पर शासन करते थे, न्याय व्यवस्था करते थे और कर वसूली करते थे। परंतु अरबों की संख्या बहुत कम थी। इस कारण उन्होंने भारतीय प्रशासन के जो अधिकारियों से सहायता ली और स्थानीय जो शासन में हस्तक्षेप नहीं किया। इन्होंने हिंदुओं से जजिया, किसानों से लगान, जो पैदावार का 2/4 से 1/4 तक था, और बागीचा कर, मछली, शराब, मोती आदि पर व्यापारी कर लिए जाते थे। साधारणतया अरबों का शासन एक विजेता जाति के शासन की भांति रहा। अरब उच्च सैनिक और शासन अधिकारी रहे तथा भारतीय प्रजा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन बनी। केवल एक दृष्टि से अरबों का शासन महत्वपूर्ण हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लाम के अनुसार अन्य सभी धर्मों के व्यक्ति 2 श्रेणियों में बांटे गए थे। एक वे जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सेदार माने जाते थे, जैसे यहूदी और ईसाई, इनको जिमी पुकारा गया था, और वे जजिया अर्थात धार्मिक कर देकर इस्लामी राज्य में रहते हुए अपने धर्म का पालन करते थे। दूसरे व्यक्ति वे थे जो मूर्ति पूजक थे और काफिर कहलाते थे। ऐसे व्यक्तियों को इस्लामी राज्य में रहने का अधिकार न था। उन्हें मृत्यु अथवा इस्लाम में से एक को चुनना पड़ता था। इस कारण हिंदू जो मूर्ति पूजक थे वे इस्लामी राज्य में रहने के अधिकारी न थे। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल की विजय के पश्चात हिंदुओं से इसी आधार पर व्यवहार किया, परंतु बाद में बहुसंख्यक हिंदुओं को कत्ल करने में अपने को असमर्थ पाकर उसने अपने विचारों में परिवर्तन किया। और हम देखते हैं कि प्राय सभी हिंदू मूर्ति पूजक थे और उन सभी को मुसलमान बनाना अथवा उनको कत्ल करना संभव न था। इस कारण मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं को भी काफिर के स्थान पर जिम्मी मान लिया और उनकी स्वीकृति हज्जा जो खलीफा था उससे ले ली। इस आधार पर हज्जाज या अन्य जो उस समय खलीफा था उसे स्वीकृति लेने के बाद हिंदुओं को जजिया देकर इस्लामी राज्य में रहने और अपने धर्म पालन करने की स्वीकृति मिल गई। बाद के तुर्की आक्रमणकारियों को इससे असुविधा हो गई और उन्होंने भी हिंदुओं से को जिम्मी स्वीकार कर लिया। इस कारण सर विलियम म्योर ने कहा कि सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नवीन युग का आरंभ किया। अरबों की धार्मिक नीति के बारे में एक बात यह भी कही जा सकती है कि वह बाद में आने वाले तुर्क आक्रमणकारियों की तुलना में अवश्य सहिष्णु थी। यह अन्य बात है कि उनकी इस सीमित सहिष्णुता का आधार उनकी धार्मिक उदारता न थी, बल्कि अपनी सीमित शक्ति के कारण परिस्थितियों से समझौता करने की आवश्यकता थी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अरबों का धार्मिक जोश प्राय एक सदी से इस्लाम को मानते रहने के कारण कुछ स्थिरता प्राप्त कर लिया, जबकि तुर्क इस्लाम धर्म के नवीन अनुयायी थे और भारत पर आक्रमण करने के अवसर पर उनका धार्मिक जोश नूतनता के उत्साह से ओतप्रोत था। फलतः उन्होंने बहुत सारे विजय किए और धर्म का प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे क्षेत्रों में राज्यों की स्थापना की। अगर हम भारत में अरबों की असफलता के कारणों की चर्चा करें तो देखते हैं कि भारत में अरबों के सिंध और मुल्तान के आगे बढ़ने के प्रयत्न असफल रहे।
कच्छ पर अरबों का आक्रमण विफल रहा। लाट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा एक अरब सेना परास्त की गई और गुर्जर नागभट्ट ने भी अरबों की सेना को परास्त किया। ऐसे प्रमाण हम लोग को प्राप्त होते हैं। सरबुलजले हेग के मतानुसार राजपूताना और अवंती के राजवंशों ने अरबों को पूर्व की ओर बढ़ने से रोक दिया था। राष्ट्रकूट वंश से अरबों के संबंध मित्रता के रहे। इससे स्पष्ट है कि अरबों का भारत में राज्य सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रहा और वहाँ पर भी उनकी स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ न हो सकी। अरब भारत में अपना अस्थायी राज्य स्थापित न कर सके। अरबों की असफलता के विभिन्न कारण थे। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने इसके निम्नलिखित 3 कारण माने हैं। अरबों का सुमेर राजपूतों द्वारा बाहर निकाला जाना, हिंदुओं को दूसरा है हिंदुओं की अपने धर्म और उनके अनुकूल आचरण में पूर्ण आस्था, और तीसरा हिंदू राजाओं की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा जिसके कारण राजवंशों में निरंतर परिवर्तन होना और उनमें से प्रत्येक अरबों के विरुद्ध होना। और इतिहासकार लेनपुल के अनुसार देखें तो अरबों की सफलता के जो उन्होंने कारण गिनाए हैं वह है पूर्व और उत्तर में शक्तिशाली राजपूत राज्यों का होना, खलीफा का भारत विजय के लिए पर्याप्त सेना न भेजना, अरबों द्वारा सिंध की विजय को भी पूर्ण और संगठित न करना, और खलीफाओं का सिंध के निर्धन होने का उसमें आवश्यक रुचि न लेना। इसके अतिरिक्त अरबों की असफलता के कारणों पर कुछ इतिहासकारों ने भी प्रकाश डाला है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 750 ईस्वी में अब्बासी खलीफा ने उमैयद खलीफा को नष्ट कर दिया, जिससे खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी हुई और सिंध के अरब अधिकारियों में झगड़े हुए। इससे इनकी शक्ति दुर्बल हुई। एक अन्य कारण देखें तो खलीफा हारून अल रशीद के समय से अरबों में विलासिता आ गई। H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक दी खलीफाज लॉस्ट हेरिटेज में लिखा है कि इस्लाम अपने मौलिक और जीवनप्रद तत्वों से अलग हो गया और कुरान की धार्मिक कट्टरता तथा सादगी का स्थान चिंतन युक्त दर्शन तथा उच्च कोट के रहन सहन ने ले लिया। बढ़ती हुई संपत्ति और विलासिता ने न केवल खलीफाओं के नैतिक पतन में योग दिया बल्कि संपूर्ण अरब जाति को भोग और विलासी में संलिप्त रहने के लिए प्रेरित किया और उनका जो सैनिक प्रतिभा आदि जो था वह नष्ट हो गया। बाद के खलीफा न शक्तिशाली रहे और न सम्मानित, वह अपने अधीन सेवकों के हाथों का खिलौना बन गए। उनकी शक्ति का स्रोत भी अरब जाति न रही बल्कि उसका स्थान पहले तुर्कों ने और बाद में अन्य जातियों ने ले लिया। ऐसा खलीफा और ऐसी अरब जाति भारत जैसे दूरस्थ और विशाल शक्तिशाली प्रदेश में राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी। एक अन्य कारण की चर्चा करें तो खलीफा की दुर्बलता से लाभ उठाकर 871 ईस्वी में सिंध प्राय स्वतंत्र हो गया और अरबों की एकता नष्ट हो गई और सिंध मुल्तान एवं मंसूरा के 2 अरब राज्यों में विभाजित हो गया। जो सिंध और मुल्तान एवं मंसूरा 2 क्षेत्रों में इनकी सत्ता केंद्रित हो गई। ऐसी स्थिति में उनकी सफलता का प्रश्न ही नहीं उठता था। एक अन्य अगर कारण देखें तो हम देखते हैं कि खलीफाओं की दुर्बलता और दूसरी तरफ नस्लवाद तथा राष्ट्रवाद की भावना के प्रादुर्भाव के कारण इस्लाम की एकता छिन्न भिन्न हो गई, जिससे भारत में उसकी आक्रमणकारी शक्ति समाप्त हो गई। सिंध का भारत के एक कोने में होना तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न न होना भी अरबों की सफलता के लिए जो अरबों की विफलता के लिए उत्तरदायी था और सिंध को आधार बनाकर भारत की विजय करना किसी भी देश की शक्ति के लिए संभव नहीं था। अर्थात अगर देखें तो सिंध अगर एक दूर दराज और आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होने के कारण ही अरबों ने वहाँ विजय प्राप्त किया, लेकिन वही कारण बाद में उन्हें आगे भारत में बढ़ने नहीं दिया। उन्हीं कारणों ने सिंध के निकट शक्तिशाली राजपूत राज्यों का होना, हिंदुओं की धार्मिक कट्टरता, पुरोहित वर्ग का उन पर प्रभाव तथा आक्रमणकारी विदेशी शत्रु का मुकाबला शौर्य और शक्ति से करने की क्षमता भी निसंदेह अरबों की सफलता के मार्ग में ऐसी बाधा थी जिन्हें अब अरब दूर न कर सके। इस प्रकार विभिन्न कारणों से भारत में अरबों की असफलता अस्वाभाविक न थी, बल्कि आश्चर्य इस बात का है कि अरब 300 वर्ष तक सिंध में अपना राज्य स्थापित रख सके। कन्नौज का प्रतिहार राज्य और उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम पंजाब का हिंदुशाही राज्य अरबों की तुलना में बहुत शक्तिशाली थे और वे सरलता से अरबों को सिंध से बाहर निकाल सकते थे। यह भी कहना भूल हो कि हिंदुओं में अपने धर्म और देवताओं की मूर्तियों की रक्षा करने का जोश न था, परंतु तब भी हिंदुओं ने अरबों को देश से निकालकर अपनी सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। यह आश्चर्य की बात है। संभवतः इसका मुख्य कारण हिंदुओं की विदेशी राजनीति और
भारत की सीमाओं पर होने वाले उथल पुथल से अनिर्विकता एवं उदासीनता थी, जिसके हिंदुओं को भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़े। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो भारत में अरबों की शासन व्यवस्था कैसी थी और भारत में अरबों की सफलता के या असफलता के क्या कारण थे, और इसी के साथ यह चर्चा समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।